Hello everyone. So welcome back to Kalama Academy, and we are dealing with this current dates. इसमें most probable topics we are looking at, right? So you must have heard about the several kinds of schemes like the one nation, one election, one nation, one tax, one nation, one mobility card. So similarly, there are different kinds of one nation, one fill in the blanks, right? Now, recently, there has been a launch of one nation, one subscription. So what is this one nation, one subscription? Whether it is that you take one subscription and you will be getting the subscription of all the OTT platform, that is Amazon, Netflix and other kinds of things. So that is not the one nation, one subscription, right? So what is this one nation, one subscription which is approved by the union government और द यूनियन कैबिनेट? सो होता क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट द स्टूडेंट्स, द फैकल्टीज, दे शुड हैव एक्सेस टू द जर्नल्स, पब्लिकेशंस ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, है ना? जैसे IEEE का जर्नल आता है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का जर्नल आता है ना? कैम्ब्रिज का अलग से जर्नल आता है. तो ये सब क्या है, अलग अलग तरह के जर्नल्स आते हैं, राइट? अब अगर कोई स्टूडेंट है, मान लो कि कोई बीटेक कर रहा है, वो बीटेक के स्टूडेंट्स अगर इस जर्नल का लेता है सब्सक्रिप्शन, तो एक तो अलग अलग जर्नल्स के अलग अलग, मान लो कि एक्सपोर्ट का अलग लिया, IEEE का अलग लिया, है ना? तो सबका सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा. अगर इंस्टीट्यूट्स लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स अगर लेते हैं इस तरह का सब्सक्रिप्शन, सो लेट्स से दैट IIT दिल्ली इज टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ से 30 सच जर्नल्स, राइट? तो क्या होगा कि IIT दिल्ली को अलग से पे करना है, देन IIT बॉम्बे में ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज फैकल्टीज आर ऑल्सो देयर इन द IIT बॉम्बे, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो देयर, रिसर्चर्स आर ऑल्सो देयर इन द IIT बॉम्बे. So they will require the separate subscription. तो क्या होगा कि IIT दिल्ली भी क्या कर रही होगी, सब्सक्रिप्शन फी पे कर रही होगी, IIT बॉम्बे भी सब्सक्रिप्शन फी पे कर रही होगी थ्रू दिस. बहुत बार ऐसा होता है कि कंजोर्टियम के थ्रू होता है, दैट कोई मिनिस्ट्री ले रहा है एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन टू दिस काइंड्स ऑफ जर्नल्स, है ना? तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. तो इससे प्रॉब्लम ये है कि एक तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ मनी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, प्लस अगर इंडिविजुअल पर्संस जो है वो दे विल नॉट बी हैविंग इनफ बार्गेनिंग पावर, राइट? क्योंकि ये बिना ये जर्नल्स का, बिना आप समझे कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, क्या लेटेस्ट टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ, हाउ कैन रिसर्चर डू देयर ओन रिसर्च? पता चला कि 4 साल निकाल दिया रिसर्च करने में और वो तो ऑलरेडी 3 साल पहले हो गया था डेवलप. सो यू हैव टू बी अपडेटेड. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? The solution is the government has thought that why don't we bring one nation, one subscription, that the government will now have this subscription, government will pay for this subscription, and the government will give access to these kinds of subscription to all the institutes, to all the universities, to all the students, faculties, researchers in the country. तो इन लोगों को पे करने की जरूरत नहीं होगी. सो दिस इज ए वेरी थॉट प्रोसेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये डिसीजन लेना, बिकॉज वी आर लैकिंग अ लॉट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? सो दिस इज एक्सपेक्टेड दैट इफ दिस काइंड्स ऑफ इनिशिएटिव विल बी टेकन, देन इन द कमिंग डिकेड्स आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विल बी running at the much faster pace, right? So that is there. So that is one nation, one subscription. So what is this objective? Objective is to provide all eligible students, faculty, researchers, scientists with the access of top tier international research articles and the journals, ताकि वो international articles, journals उनको पढ़ सकें and उसके basis पे अपने research को orient कर सकें according to that, right? So therefore this union central cabinet has this provided so that the nationwide, countrywide access to such kinds of scholarly research articles should be there, right? It will be simple, user friendly will be there, then it will be fully digital
process will be there. Means digitally you can access these kinds of journals, right? For this, the union government will be paying 6,000 crore rupees. So they will be paying how much? 6,000 crore rupees. For how many years? For 3 years. For 3 years. And 3 years, that is the 2025, 2026, 2027. ठीक है? आप सोच रहे होंगे कि 6,000 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा रुपया हो गया, बट अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि ये उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू व्हाट द इंडियंस वी आर पेइंग एट द इंस्टीट्यूट लेवल, एट द स्टूडेंट्स लेवल, एट द रिसर्चर्स लेवल. तो कंबाइंडली वो अलग अलग इंडिविजुअल पे कर रहे थे, तो उनका क्यूमुलेटिवली बहुत हाई था, राइट? अब गवर्नमेंट जो है उसको सस्ते में लेके आ गई, वो 6,000 करोड़ में सब्सक्रिप्शन ले लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले लेगी और अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सबको वो सब्सक्रिप्शन दे देगी, राइट? सो दिस विल बेनिफिट द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेटर किया जा सकता है. एंड all these things will be managed through the InflibNet. What is this InflibNet? InflibNet is Information and Library Network, which is an autonomous inter-university centers under the UGC. अब इसलिए इसको पढ़ा रहा हूं बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में कोई भी स्टेटमेंट अपीयर हो सकता है कि InflibNet, it is whether it is coming under the central government, whether it is coming under the UGC, whether it is a statutory body, whether it is a any kinds of other bodies, right? So you should be knowing that this is an autonomous inter-university centers under the control of the UGC, right? In this 1.8 crore students, 1.8 crore students and the 6,300 institutions will be benefited. अब सोच के देखो कि 6,300 institutions अगर वो इंडिविजुअली सब्सक्रिप्शन ले रहे होते, एक तो हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस तो कैपेबल ही नहीं होते, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नल्स बहुत महंगा होता है, तो वो ले ही नहीं सकते थे, तो एक्सेस ही नहीं कर सकते थे, एक्सेस नहीं कर सकते तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट रुक जाता. अगर ले भी रहे होते तो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क होता, एक ही जर्नल बार बार खरीदा जा रहा होता एंड उसके कारण बहुत ज्यादा पैसे लग रहे होते. तो ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे कदम उठाए गए, राइट? सो व्हाट विल बी देयर? So it will give access to more than 13,000 scholarly journals. So 13,000 से ज्यादा journals का access दिया जाएगा under this program, that is one nation one subscription, and from the 13 major international publishers. So the 30 major international publishers जो हैं वो, और ये these international publishers are top most renowned types, right? तो यहाँ से इन 30 major international publishers का 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स जो है वो उनका एक्सेस दिया जाएगा टू द इंडियन रिसर्चर्स, इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, राइट? इट विल बेनिफिट 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स. तो 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट होंगे इसमें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, पीएचडी में लगे हुए हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, है ना? तो इन सबको मिलेगा. फैकल्टीज होंगे इसमें, रिसर्चर्स होंगे, डिसिप्लिन स्टेम. सो in other scheme as well, means other प्रोफेशन में भी जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी होगा, जो मेडिसिन हो, सोशल साइंस में काम कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट में काम कर रहे हो, तो इन सबको भी एक्सेस मिलेगा. देन इंडिविजुअल एक्सेस टू, अब होता ये था कि टीयर 2 सिटीज एंड टीयर 3 सिटीज, यहां पर तो बहुत बार अवेयरनेस ही नहीं होती थी इन सब जर्नल्स के बारे में कि किस जर्नल में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने वाला है या आ गया है, राइट? तो अब क्या होगा, जो गवर्नमेंट इस तरह की एक्सेस लेके रखेगी तो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जो स्टूडेंट्स, फैकल्टी, रिसर्चर्स वगैरह होंगे, सो दे विल आल्सो बी गेटिंग access to these kinds of journals, and they will also be able to read it, and on the basis of that they can orient their research this, right? What are the extra benefit these kinds of things will be providing? The extra benefit will be, it will avoid the duplication of the journal subscription. नहीं तो IIT बॉम्बे ले रहा था अलग, मद्रास ले रहा था अलग, IIT कानपुर ले रहा था अलग, हो सकता है कि ये सारे जो है वो एक ही जर्नल ले रहे हो, तो वो डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क जो है वो खत्म हो जाएगा अक्रॉस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइब्रेरी कंजोर्टिया, ठीक है? देन इट वुड प्रोवाइड बेटर बार्गेनिंग पावर,
है ना, जब भी आप कोई बल्क में चीज खरीदते हो, लार्जर पब्लिक के लिए खरीदते हो, होलसेल तो क्या होता है, होलसेल प्राइस लगता है देन की रिटेल प्राइस। सो क्या होगा कि अब इसमें बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज बार्गेनिंग ओवर देयर, सो दैट हैज अनदर इम्पैक्ट, राइट। देन the central government is bargaining for 1.8 crore people, so that will have another impact. So looking at these things, the numbers, so initial cost of rupees 4,000 crore per year for the 13,000 journals have been reduced to rupees 1,800 crore, right? So क्या हुआ कि जो 4,000 करोड़ रुपए जो लग रहे थे हर एक साल, तो अब क्या हुआ, वो घट के आ गया है 1,800 करोड़ पे ही आ गया है, क्योंकि 3 साल का ले रहे हैं, है ना, तो काफी ज्यादा कॉस्ट में रिडक्शन हो गया। देन द सेंटर विल गेन इनसाइट। अब देखो हर एक इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस तो मिल गया, स्टूडेंट्स को एक्सेस तो मिल गया, सो बाय व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव दिस डाटा दैट वेदर सम इंस्टीट्यूशन, whether the researchers over there, students over there, whether they are downloading these journals or not, where they are having the access to this or not, where they are reading this or not, right? तो ये डाटा जब सरकार को मिलेगा तो पता चलेगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर बहुत कम जर्नल का एक्सेस लोग कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया जा सकता है, टारगेटेड इन द नेचर दैट दे विल बी प्रोमोटेड फर्दर, कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको जर्नल को जो एक्सेस जो प्रोवाइड किया गया है, सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया है, आप लोग तो यूज ही नहीं कर रहे, राइट। सो द गवर्नमेंट विल बी एबल टू गेन दिस एक्सटेंट दैट किस ये इनसाइट गवर्नमेंट को मिलेगा कि किस एक्सटेंट तक जर्नल का यूज किया गया है, डाउनलोड किया गया है, बाय विच इंस्टीट्यूशन, कितना ज्यादा उसका यूज किया गया है, फिर उसका यूज करके कितना ज्यादा रिसर्च किया गया है। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑल दिस काइंड्स ऑफ डाटा गवर्नमेंट विल बी नोइंग, और गवर्नमेंट को पता चलेगा तो फिर क्या कर सकता है कि टारगेटेड मैनर में जहां पर इस जब जनरल का यूज कम हो रहा है, लोग कम पढ़ रहे हैं, रिसर्चर्स कम है, वहां पे फोकस करके वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिसर्च के लिए प्रेरित किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है, सो दैट मोर रिसर्चर्स विल बी कमिंग एंड मोर रिसर्चर्स विल बी डूइंग रिसर्च इन आवर country, right? So this will also have this benefit. Then INFLIBNET, you have understood that this will be coordinated by the INFLIBNET, which is an autonomous inter-university centers under the UGC, and it will have a digital access. So digital access होने का मतलब ये है कि देखो अब remote quadrant में भी डिजिटल कनेक्टिविटी हो गया है ना, और जहां पे भी नहीं हुआ है वहां पर भी हो जाएगा, राइट। सो डिजिटल एक्सेस के थ्रू क्या होगा कि अब कोई अमेरिका में जो जर्नल पब्लिश हो रहा है, वहां लोग झारखंड के किसी भी छोटे शहर में, टीयर 2 टीयर 3 शहर में उसका एक्सेस ले सकते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन डू सम रिसर्च, सो इट इज बिकम मोर एक्सेसिबल इन नेचर। देन इट विल कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 or National Education Policy 2020 came, right? In that, it was proposed that there will be one institution will be formed. That will be the National Research Foundation will be formed. What will be the main motive of this institution? The main motive will be that they will try to improve the research oriented thing in our country, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग रिसर्च की तरफ आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें, तो ये मेन मोटिव है। तो अब जब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थ्रू बनाया गया है, तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसका भी काम क्या है, इसका भी काम है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को प्रमोट करवाएं, और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का भी काम होगा कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च देशवासी कर पाए, राइट। सो दैट विल बी देयर। ऑल्सो डिस्काउंट ऑन द आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। सी व्हाट इज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। नाउ For example, you have done some kind of research. अब ये रिसर्च अगर आप किसी को दिखाओगे नहीं, किसी के पास जाएगा नहीं, तो क्या होगा कि ये आपके पास ही रह जाएगा, उसका लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। फिर एक तो आपका नाम नहीं होगा, लोग पहचानेंगे नहीं आपको, आपके काम को जानेंगे नहीं। इसीलिए क्या होता है कि ये आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, कि किसी भी जर्नल में अगर आपका रिसर्च किया हुआ आर्टिकल आपको पब्लिश करवाना है,
तो क्या होगा कि उस जर्नल वाले को आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे मान के चलो कि जैसे न्यूज़पेपर में इफ यू हैव टू पब्लिश सम काइंड ऑफ एड, राइट, व्हाई डू यू पब्लिश सम एड? सो दैट देयर विल बी मोर विजिबिलिटी। जितने लोगों के पास ये न्यूज़पेपर जाएगा वो सब इस ऐड को देखेंगे, तो क्या होगा, अगर वो नहीं ऐड करेंगे तो हो सकता है आपके बारे में लोग नहीं जाने। सो उसी तरह से आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, ये क्या होता है कि अगर किसी जर्नल के अंदर आप अपने जो रिसर्च किया है उसको पब्लिश करवाना है तो ये उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, राइट। तो अब क्या होगा कि अब ये इसमें भी निगोशिएशन किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी सब जर्नल का पब्लिकेशन, इसका सब्सक्रिप्शन इंडिया जो है बल्क लेवल पे ले रहा है। तो इन सब जर्नल्स में अगर इंडियन साइंटिस्ट का रिसर्च को पब्लिश करवाना है तो उसमें भी कुछ तरह का डिस्काउंट वगैरह करवाया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, राइट। सो बाय नेगोशिएटिंग द लोअर एपीसी विद द पब्लिशर्स, so that can be possible and it will help the Indian researchers to publish their work in high quality journals without incurring heavy financial cost. तो अब क्या होगा इससे कि एक फायदा जैसे होता है ना कि अगर आप किसी जगह से कोई एक सर्विस ले रहे हो और फिर दूसरा सर्विस आपको उसी जगह से लेना है, तो क्या होगा कि आप पहले से आपका रिलेशन बना हुआ है तो दूसरे सर्विस के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो सिमिलरली इंडिया एज ए गवर्नमेंट it has been paying 6,000 crore rupees for 3 years for these 13,000 journals, right, for the subscription of this. So if Indian scientists have to publish anything in these kinds of journals, so that can easily be done और कम cost में ये possible हो पाएगा। So all these kinds of things, all these kinds of benefit will be there inside the one nation one subscription. I hope you have understood this topic. This is very, very important for the UPSC Prelims 2025. So we have already covered all these kinds of articles in our current age sessions and in our current age booklets. So if you are interested, you can look at this current age, this program, which is a one-point solution for the current affairs, because we are also already providing you current affairs booklet. We are providing you current affairs booklet sessions. We are providing you case debate sessions in which we are teaching you module wise each subjects. Then we are also providing material for that. We are also conducting tests for every kinds of things. 23 tests are included in this, right? There are full length tests as well. So overall, it will try to cover 40 to 50% of the questions in the UPSC Prelims 2025. 20 to 25% of the questions is directly coming from the current affairs in the UPSC Prelims, and rest of the 20 to 25% of the questions, so that is coming indirectly, where you can guess the topics from the current affairs, but from there the basic concept will be asked, that is from the static in nature. So if you are interested, you can check out this program as well. So that is all from my side in this session. So we will be meeting soon with the next probable topic, and please don't think that only this probable topics is expected to come, right? ये तो ऐसे topics हैं which I feel that these kinds of topics may come in the UPSC prelims. If you have to be prepared for the UPSC prelims 2025 completely, you should rely on certain comprehensive booklet as well as certain program, right? So that is all from my side. Thank you very much.